Hello and welcome future officers on the Study Funda platform. I hope you're doing great with the preparations. मैं हूं अभिषेक और आपके लिए लेकर आ गया हूं साइंस के पीवाई की सीरीज़ का 2019 के सारे क्वेश्चंस. ठीक है, विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. सो इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. हम लोग ने ये क्वेश्चन पहले भी किए हैं कि हमें पता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं. गिव मी अ सेक. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है, और इसका उल्टा क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इनके पास क्या होता है? दे डोंट हैव देयर ओन लाइट. अब आप लोग अगर ऑप्शन में देखेंगे तो हम देख सकते हैं सन हैज़ इट्स ओन लाइट, इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ इट्स ओन लाइट, कैंडल हैज़ इट्स ओन लाइट. लेकिन मून जो है, मून क्या करता है? वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है. तो मून इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हेयर. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says when a beam of white light is allowed to fall on a prism, the maximum deviation of the emerging light occurs for. ठीक है, तो अब हमने ये चीज़ अगेन ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है. हमें पता है कि किसी का डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा कब होता है? जब उस लाइट का जो वेवलेंथ है वो कम हो. ठीक है, और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है एंड वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है. अगर वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा. सो वी कैन टिक द आंसर ऑप्शन बी. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट. इट सेज which one of the following phenomena cannot be exhibited by sound waves. ठीक है, अब साउंड वेव्स रिफ्लेक्शन भी शो करती हैं, रिफ्रैक्शन भी शो करती हैं, इंटरफेरेंस भी शो करती हैं, लेकिन साउंड वेव्स पोलराइजेशन शो नहीं कर सकती या फिर नहीं करती. क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, पोलराइजेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड propagation of wave should be at right angle. ठीक है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे वाइब्रेट होने चाहिए अप डाउन, एंड जो एनर्जी है वो इस तरफ को ट्रांसफ़र होनी चाहिए. ठीक है, और ये कहाँ होता है? तो ये होता है ट्रांसवर्स वेव्स में. ठीक है, लेकिन जो हमारा साउंड वेव है, जो हमारा साउंड वेव है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होती है? पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करती हैं. ठीक है, और इधर की तरफ ही एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है. तो ये क्या है? या तो हम इसको 0 डिग्री बोलें या फिर हम बोलें कि ये पैरेलल है. दैट इज़ वाई इट कैन नॉट शो द पोलराइजेशन इफेक्ट. ऑलराइट, I hope that's clear. Let's move on to the next question. Next is the principle involved in the paper chromatography is. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने देखा बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया और इस क्वेश्चन में बहुत कम लोगों ने मतलब के आंसर सही हुए. आई डोंट नो वाई, बट इसका आंसर बहुत ही ईजी है. आप खुद सोचिए, क्रोमेटोग्राफी इज़ व्हाट? क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सेपरेशन टेक्निक. ठीक है, आप 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 में देख सकते हैं. क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सेपरेशन टेक्निक. ठीक है, ये एक फिजिकल मेथड होता है टू सेपरेट द सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट. ठीक है, और इसके द्वारा हम सीधा सीधा यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि सेपरेशन इज ओनली द ऑप्शन बी, दैट इज़ पार्टीशन. ठीक है, तो पार्टीशन इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, आपने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए भी होंगे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म which of the following organism belongs to the Coelenterata or
इट इज़ कॉल्ड निडारिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि निडारिया जो है या सिलेंट्रेटा है, इसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या इसकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि निडारिया, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ रेडियली सिमेट्रिक। It is radially symmetric. Then it has a gastric cavity, ठीक है, या फिर हम बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑलराइट, ठीक है। और जो ये नेम है निडारिया का, एक और नेम है जो आपने देखा अभी, इसको बोलते हैं सीलेंट्रेटा। ठीक है, इसमें से अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ग्रीक में सील का मतलब होता है कैविटी और एंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड इट हैज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इट मस्ट हैव बीन देयर मस्ट हैव बीन एन इंटेस्टाइन ऑल्सो। ठीक है, आप इसको अब डायग्राम में देख सकते हैं। जो ये देखिए सी एनिमोन, ठीक है, इसमें एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिलेंट्रेटा बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हाइड्रा है तो हाइड्रा में रेडियली सिमेट्री होती है, किधर से भी काटेंगे तो बराबर सिमेट्री में आएगा, इसमें भी ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तो यू कैन ईजिली टिक द आंसर सी नाउ। आई होप दैट्स करेक्ट एंड यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम बात करें प्लेनेरिया का, तो इसका फाइलम जो होता है वो होता है फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका। और अगर सी अर्चिन का देखेंगे तो इसका होता है एकिनोडर्मेटा। ठीक है, एंड अगर आप लास्ट में देखेंगे यूप्लेक्टेला एंड साइकोन का होता है पोरीफेरा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। It says bending of shoot of a plant towards light can be referred to as, again this question has been repeated, ये चीज़ हमने पहले भी कवर किया हुआ है। अगर प्लांट का शूट जो कि अबव पार्ट होता है, एरियल पार्ट होता है प्लांट का, वो अगर लाइट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है क्या, इट इज़ फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, लाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आवर आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ठीक है, अब बाकी के जो है जैसे फोटोनेस्टी है, फोटोनेस्टी इज की अब लाइट की कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डे लाइट में तो ओपन होंगे, पर जैसे ही लाइट चली जाएगी तो वो फिर उनका वो क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं एग्जांपल्स में। ठीक है, तो ये होता है फोटोनेस्टिव मूवमेंट। ऐसे ही होता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिव में पॉजिटिव का बिल्कुल उल्टा होता है। पॉजिटिव में क्या होगा, ग्रोथ टुवर्ड्स द लाइट, और इसमें होगा ग्रोथ अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है, एंड फोटोपीरियडिज्म इज कि वो प्लांट्स जो कि लाइक करते हैं या तो ज़्यादा डे लाइट या फिर ज़्यादा डार्क लाइट। ठीक है, जो मतलब कुछ प्लांट्स का क्या होता है कि उनका रेस्ट पीरियड कम होता है और किसी किसी का ज़्यादा होता है। अगर किसी का रेस्ट पीरियड कम है तो उसे सनलाइट ज़्यादा चाहिए होगी, उसे सनलाइट से मतलब इट वुड हैव बी लाइकिंग टुवर्ड्स सनलाइट, और जिसका रेस्ट पीरियड ज़्यादा होगा तो वो चाहेगा कि मुझे सनलाइट कम से कम मिले। तो दोज टाइप ऑफ प्लांट्स शो द फोटोपीरियडिज्म। आई होप दैट्स अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It says that epidermal cells of plant roots increase their absorption surface by having। ठीक है, अब एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट्स में, तो उसमें क्या होता है, रूट्स ना 3 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होगा एक मेन रूट। ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले है मेन रूट, देन आता है हमारा सेकेंडरी मतलब लेटरल रूट्स, मतलब एक तो यहाँ से ऐसे 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 एक मेन रूट आया इधर। ठीक है, फिर इसमें से निकले कुछ, तो ये हो गया कि हमारे लेटरल रूट्स या सेकेंडरी रूट्स। अब इसमें से भी और निकले फर्दर ग्रोथ, तो ये हो जाते हैं हमारे टर्शरी रूट्स, या इसको हम क्या बोल देते हैं, तो रूट हेयर्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आवर आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए अगर स्केल्स हैं,
स्केल्स क्या होते हैं? तो स्केल्स अगर अब एक नॉर्मल अगर लीफ है तो उसमें हम देखते हैं ऐसे ऐसे बने होते हैं, दैट दीज आर स्केल्स, ठीक है। एंडोडर्मिस क्या है? तो एंडोडर्मिस एक लेयर होता है, वो इनसाइड प्लांट होता है, ठीक है। एंडोडर्मिस इज अ लेयर इनसाइड प्लांट, और ये करता क्या है? तो ये मिनरल का मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जो मिनरल आएंगे फ्रॉम ग्राउंड वाटर, उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, मिनरल मूवमेंट कंट्रोल, ठीक है। ये कौन करेगा? एंडोडर्मिस। फिर आते हैं हमारा स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, और उसके अलावा क्या करता है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें भी हेल्प करेगा स्टोमेटा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट सेज दैट क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। आपको अगर नॉर्मली क्वार्ट्ज पता है, यू विल अंडरस्टैंड कि इट इज व्हाट? इट इज SiO2, ठीक है। SiO2 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप अपने आप आंसर टिक कर दोगे क्या? ऑप्शन बी, ठीक है। वैसे जस्ट फॉर द नॉलेज कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, those materials which can convert sound signals to electric signals, तो ये होते हैं हमारे पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है। अगेन इट इज़ अ स्टैटिक क्वेश्चन, तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है Na+6O18, ठीक है। इसका नाम होता है हेक्सा मेटाफॉस्फेट। अगर हम देखें इसका कॉमन नेम है, तो इसका कॉमन नेम होता है कैल्गन, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, ठीक है। बाकी और भी हैं हमारे पास, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ होता है एंटासिड में, इसका एंटासिड में यूज़ होगा। फिर हमारे पास आ जाता है Na3PO4, इसका जो यूज़ होगा वो होगा क्लिनजिंग एजेंट में, ठीक है। देन लास्ट इज Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा? इसका यूज़ हो जाएगा टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। और कभी कभी क्या होता है, एक और इसका यूज़ है बिफोर कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट, उससे पहले हमारे पेट को पूरा खाली करना होता है, ठीक है। पेट को हम बाउल बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो क्लीन बाउल करने के लिए भी यूज़ होता है किसका? Na2HPO4 का। इसका मेडिकल नेम क्या है? केमिकल नेम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ है? बिफोर कोलोनोस्कोपी टू क्लीन बाउल, एंड अनदर इज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। आई होप दैट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। It says that if formula of sodium salt of an anion X is Na2X, then formula of its aluminum salt would be, ठीक है। Again this question is straight out of your NCERT. You'll get it in the chapter 3 of class 9th, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्या होता है कि दिया हुआ है Na2X, ठीक है। Na2X दिया हुआ है और हमें बोला है कि एल्यूमिनियम का सॉल्ट निकालने के लिए, ठीक है। हम क्या करते थे उसमें, पहले यहाँ लिखते थे सिंबल, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया Na, यहाँ लिख दिया X, और यहाँ लिखते थे वैलेंसी, ठीक है। कुछ वैलेंसी होती थी, फिर ये वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होती थी, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता था, ठीक है। तो अगर Na के पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वैलेंसी 2 गई है, इसका मतलब वो वैलेंसी 2 इसकी होगी, और इसके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका वैलेंसी 1 होगा। X का वैलेंसी सॉरी सोडियम का वैलेंसी 1 होगा और X का वैलेंसी 2 होगा। अब हमें बोला है कि ये एल्यूमिनियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो हमें पता है सिंबल एल्यूमिनियम एंड X। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, और यहाँ पे हमें X की वैलेंसी क्या है? 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Al2X3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए
फिर देखते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है हमारे पास, बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरसेस डू नॉट, बैक्टीरिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट वायरसेस डू नॉट, वायरस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट बैक्टीरिया डू नॉट, वायरस हैव अ सेल मेम्ब्रेन बट बैक्टीरिया डू नॉट। ठीक है, अब आपको बताऊं, जो बैक्टीरिया होता है वो एक सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो इसके पास साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि सेल में साइटोप्लाज्म तो होता ही है। बट जो वायरस है, वायरस इज नॉट अ फुल सेल। ठीक है, इसमें या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेकेंड थिंग, ये जब तक किसी की बॉडी में ना जाए तब तक ये सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इट कैनॉट सर्वाइव unless living inside a living organism। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक सेल ही नहीं है, सेल नहीं है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा ही नहीं। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर है ए, दैट बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरसेस डू नॉट। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग will happen if the medium surrounding the cell has a higher concentration than the cell। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास यहाँ दिया हुआ है, देखिए कि अगर कोई मीडियम है उसमें यहाँ पे सेल है और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो क्या होगा, हमें पता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करेगा कोई भी लिक्विड। तो अब ये क्या करता है, इसके अंदर जाने लगेगा और क्या करेगा, सेल क्या करेगा, सेल में वाटर ज़्यादा हो जाएगा और वाटर ज़्यादा होने की वजह से सेल क्या कर जाएगा, स्वेल। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर है ऑप्शन ए, द सेल विल गेन वाटर एंड स्वेल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या होते हैं, कभी कॉन्सेंट्रेशन अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सेल क्या कर जाता है, श्रिंक। ठीक है, अगर बराबर है तो अंदर बाहर तो हो जाता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और हाइपोटोनिक हमने अभी देखा, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल क्या होगा, स्वेल होना शुरू हो जाएगा। आई होप दैट्स करेक्ट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इट सेज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स टू इट्स सरफेस। ठीक है, वेरी इजी आंसर। इसमें क्या होता है कि जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें आपको छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, आप यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको मिलेंगे राइबोसोम्स। ठीक है, ये पर ये चीज़ आपको इस पूरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं मिलेगा, तो दैट इज आवर आंसर, राइबोसोम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट इन प्लांट्स इज ड्यू टू। ठीक है, अब ये भी सीधा सीधा आप एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, चैप्टर 6 ऑफ द क्लास 9th। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है वो हमेशा रहता है कहाँ पे, तो स्टेम्स में रहेगा, रूट्स में रहेगा। ये सीधा सीधा क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए, दैट एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, जो गर्थ जहाँ पे कि उसका कितनी थिकनेस कितनी होगी, रेडियस जो होगा वो गर्थ अगर बढ़ाना है स्टेम का तो वहाँ पे कौन सा होता है, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, तो नोड्स पे होते हैं, नोड्स पे, जहाँ पे जैसे अब ऐसे है कुछ, यहाँ से कोई दूसरा पार्ट जोड़ रहा है, यहाँ से कोई और पार्ट जोड़ रहा है, तो ये क्या है, नोड्स हैं। तो यहाँ पे कौन से होंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्लांट सेल द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय। सो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द शेप। जो प्लांट सेल में जो उसका शेप होता है एक्चुअली, वो शेप कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, तो वो होता है सीधा सीधा वैक्यूल्स की वजह से, वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सैक। ठीक है, अब ये जो वैक्यूल्स होते हैं, अगर ये देखोगे आप एनिमल सेल में तो छोटे होते हैं, एनिमल सेल में इन वैक्यूल्स का साइज स्मॉल होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये काफ़ी
लार्ज होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो है प्लांट सेल में इनकी टर्जिडिटी और बेसिकली इनका जो शेप है वो प्रोवाइड करते हैं कौन, तो वैक्यूल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इनके ऑप्शन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है क्या होता है, इट इज़ द पावर हाउस, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस का क्या फंक्शन है, तो इट इज नोन एज प्रोटीन पैकेजर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी यही करता है, ठीक है। इन सम केसेस यू विल आल्सो सी द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एट गोल्गी अपैरेटस। आपको पता है लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग्स, ठीक है। तो ये सारे हैं, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये आपके आगे है एक फ्लावर का डायग्राम, यहाँ पे देखिए आप जो एंथर है आपको दिख जाएगा ये पार्ट, बेसिकली यहाँ पे ये पार्ट, ये क्या होता है, तो यहाँ पे होता है पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस, ठीक है, क्लियर है। ओके तो आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ कोरोला, तो कोरोला क्या है, तो इट इज़ कि जहाँ पे ये जितने पेटल्स आपको दिख रहे हैं प्लांट्स में, फ्लावर में, तो ये ऑल पेटल्स टुगेदर आर नोन एज कोरोला, ठीक है। स्टाइल क्या होता है, तो स्टाइल इज एक्चुअली यहाँ पे दिखेगा आपको स्टाइल, ये देखिए। तो ये क्या करता है, ये असिस्ट करता है फर्टिलाइजेशन में, ये फंक्शन है स्टाइल का। देन आते हैं हम स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा में यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट कहाँ पे, स्टिग्मा में, ये रहा आपका स्टिग्मा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now it says when a longitudinal wave moves through a certain medium, the quantity which is transmitted through the medium is, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली में जो वेव्स होते हैं, तो दो टाइप्स के वेव होते हैं, ठीक है। वन इज मैकेनिकल, अनदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। अब मैकेनिकल में दो हैं, एक है हमारा ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब यहीं पे आप देखिए मैकेनिकल वेव्स हैं, इनको क्या चाहिए, दे रिक्वायर मीडियम, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ये मीडियम होगी तभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं होगी तभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें मीडियम जो ट्रैवल, इनको मीडियम चाहिए, तो मीडियम में क्या होता है कि मीडियम में एक्चुअली इनको क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए। पार्टिकल्स क्या करेंगे, तो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। अब एक्चुअली में आप यहाँ पे देखोगे तो कौन सी वेव की बात हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल वाइब्रेट होकर के अगले के पास जाएगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, वापस अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये सेम इधर जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ऐसे ही जाएगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टिकल्स का कोई भी इधर से उधर लेन देन या ट्रांसफरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट यूरेनियम 235 इज, ठीक है। अब जो यूरेनियम होता है, इसको अगर आप नॉर्मली लिखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और एटॉमिक मास 235। इसका एक और आइसोटोप होता है जिसका मास होता है 238, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा है इसके बारे में। अब हमें पता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है 235 और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं कितने, 92 हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा आंसर 143। सो आंसर इज सी। ऑलराइट, आई होप दैट्स करेक्ट। चलिए, यू हैव अंडरस्टूड दिस, let's move to the next question. It says snowbird pulled by
अ टो रोप ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड. इफ 3000 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड, व्हाट फोर्स वाज अप्लाइड टू इट. ओके, पावर दिया हुआ है 3000 वॉट, ठीक है, और बोला है क्या निकालने के लिए, तो फोर्स निकालने के लिए बोला है, ठीक है, वेरी इजी. P इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ से हमें निकालना है फोर्स, तो आ जाएगा P बाई वी, सो इट विल बी 3000 बाई 5 इक्वल्स टू 600 न्यूटन, ठीक है, तो हमारा फोर्स कितना आ गया 600 न्यूटन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड मोमेंटम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ लिया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन से होते हैं, ये होते हैं मैकेनिकल, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अगेन, लाइट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. जैसे देखिए, एक्चुअली में और भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ. अगर हम देखेंगे तो गामा रेज, ठीक है, गामा रेज से के बाद आते हैं एक्स रेज, ठीक है, फिर आते हैं यूवी रेज, फिर है हमारा विजिबल लाइट, फिर है माइक्रोवेव, सॉरी फिर है इंफ्रारेड, फिर है माइक्रोवेव, और फिर है रेडियो वेव, ठीक है. अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, वो होती है गामा रेज की, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो होती है रेडियो वेव्स की, ठीक है. तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, याद रखिएगा इसको. आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज दैट ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, ठीक है, तो ये वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार किया होगा लोगों ने. ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो एक्चुअली में क्या है कि अगर यहाँ पे कोई, ये मान लीजिए कोई है डेंसर मीडियम, ठीक है, और यहाँ पे है क्या, रेयरर मीडियम, ठीक है. अब अगर यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो लाइट कहाँ की तरफ जाए, रिफ्लेक्ट होगी, बताइए, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है. तो ऐसे ही अगर बहुत सारी लाइट आएंगी, कुछ ऐसी लाइट होगी, अगर इसका एंगल हम बढ़ाते जाएंगे, ये एंगल है, एंगल हम बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब ये लाइट क्या होता है कि इसके अलॉन्ग रिफ्रैक्ट हो जाएगा. अगर ये एंगल थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसके अलॉन्ग रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है. अगर इससे भी एंगल बढ़ गया, मान लीजिए इतना हो गया, और तो जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी वो सेम मीडियम में हो जाएगी, ठीक है. तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हमारा डायमंड में होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में होता है, ठीक है. और ये एंगल, ये वाला एंगल जहाँ पे कि अलोंग द बाउंड्री ऑफ रेयर और डेंसर मीडियम रिफ्रैक्ट हुई थी, इस एंगल को हम बोल देते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. ये बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्पिरिट, ठीक है. अब वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं, तो ये होता है मेथनॉल, ठीक है. जो मेथनॉल है हमारा, उसको बोलते हैं हम वुड स्पिरिट, ठीक है. अब मेथनॉल का फॉर्मूला क्या है, तो मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है, 1 कार्बन कंटेन्स, तो उसके हम बोलते हैं
मिथ और यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। ठीक है, ये पॉइजनस होता है, इट इज़ वेरी पॉइजनस इनफैक्ट। ठीक है, अगर इसका थोड़ा लेस कंजम्पशन होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑप्टिक नर्व को ख़राब कर देता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज कर देता है, और उसके केस में इंसान क्या होगा, ब्लाइंड हो जाएगा। और अगर मोर हुआ कंजप्शन, ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, तब तो ये लिवर खराब, पूरा लिवर डैमेज एंड पर्सन डाइज। ठीक है, मोर कंजम्पशन के केस में इंसान मर सकता है, और लेस कंजम्पशन अगर हुआ थोड़ा बहुत तो उस केस में वो अंधा भी हो सकता है। ठीक है, इसका एक और यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है डीनेचर्ड एल्कोहल बनाने में, डीनेचर्ड एल्कोहल। ठीक है, डीनेचर्ड एल्कोहल में होता क्या है, अब जैसे कि हमारा सैनिटाइज़र है, ठीक है, अगर इस सैनिटाइज़र में सीधा सीधा एथेनॉल मिला दिया, जो ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है वो एथेनॉल होता है, अब सीधा सीधा एथेनॉल से हम सैनिटाइज़र बना सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, लोग ये सैनिटाइज़र खरीद के पीने लग जाएंगे, तो इसीलिए इसमें क्या कर देते हैं, मेथेनॉल मिला देते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। आप देखते हो कि सैनिटाइज़र का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट के कलर की वजह से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का नेचर चेंज कर दिया, इट इज़ नॉट द एक्चुअल एल्कोहल एनी मोर। ठीक है, इसकी वजह से। क्लियर है, चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर में क्या होते हैं, तीन तरह के होंगे ये, जैसे कि होगा एक ट्रू सॉल्यूशन, फिर होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, और फिर होता है सस्पेंशन। ठीक है, तो इसमें से जो कोलॉइडल होते हैं और सस्पेंशन होते हैं ये शो करते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ये डू नॉट शो, इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो चॉक पाउडर फ्रेशली मिक्सड विद वाटर, ये क्या होता है, ये सस्पेंशन होता है। ठीक है, मिल्क, और इसमें ये कोलॉइड हो जाएगा, मिल्क इज अ कोलॉइड। देन स्टार्च सॉल्यूशन जो होता है ये भी कोलॉइड होता है। जो लाइम जूस है, ठीक है, ये तीनों तो आंसर नहीं होंगे, जो लाइम जूस है ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी वजह से ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक का ओर पूछा है। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं हम, जो एल्यूमिनियम होता है उसका ओर का नाम होता है बॉक्साइट। ठीक है, फिर जो आयरन है उसके कोर का नाम है मैग्नेटाइट, कॉपर का है मैलाचाइट, और जिंक का है कैलामाइन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए है, इसमें जो टिक किया हुआ गलत है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप। ठीक है, COOH ग्रुप इज कार्बोक्साइलिक ग्रुप। ठीक है, ठीक, अब अगर फॉर्मूले देखोगे आप तो ये हमारा है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड में देखो COOH है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये आंसर नहीं है। फिर ये है हमारा लैक्टिक एसिड, इसमें आप देखो तो COOH आपको दिख जाएगा, दिस इज अगेन नॉट आंसर। फिर आता है हमारा टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये है हमारा टार्टरिक। ठीक है, तो इसमें देखो ये COOH है, इसमें भी ये भी आंसर नहीं है। फिर लास्ट में आता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड में COOH नहीं है, इसमें सिर्फ OH है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ OH है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसी को हम बोलते हैं विटामिन C। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स
सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आप इसको आप इस डायग्राम में के थ्रू ही देख सकते हैं। इसमें होता है एक सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैन में रखा होता है और नीचे होता है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, जब भी इसका कैप तोड़ते हैं ये दोनों मिक्स होते हैं और हमारे पास एक्सटिंग्विशर निकल के बाहर आता है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप दैट्स अंडरस्टूड, क्लियरली अंडरस्टूड। दैट्स अ स्टैटिक काइंड ऑफ क्वेश्चन, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। You have, in case of any doubts, you can contact us on the WhatsApp in the given number. You can also join Telegram channel for the latest updates. You will find the link in the description below. Okay, thank you so much for the session. Please keep commenting your scores, keep commenting how do you like the session and how it helped you. Okay, keep supporting us, keep loving us. Thank you so much. Jai Hind.